हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एम एच डी 2 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में भारतेंदु जी के भक्ति परक काव्य के बारे में पढ़ लिया था। इनके बेसिक्स, उद्देश्य, प्रस्तावना, इन सब के बारे में जान लिया था। हमने ये भी जान लिया था कि रीतिकाल के बाद भारतेंदु जी का युग आया था और उन्होंने भक्ति पे किस तरीके से जोर दिया था। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास कि भक्ति परक काव्य में ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था और भावना से प्रारंभिक दौर में भक्ति भावना गहराई से जुड़ी हुई थी। मतलब भक्ति पे उन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था, लेकिन अंधविश्वास और रूढ़ियों और गुलामियों से उन्होंने इन सब चीज़ों को दूर रखा था। और उनका जो मेन विषय होता था वो क्या था, जनता की पीड़ा, सामाजिक समस्या, देश की स्थिति आदि विषयों का अपनी कविता में उन्होंने क्या दिया था, स्थान दिया था। चलिए अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में, श्रृंगारिक काव्य के बारे में। श्रृंगारिक काव्य या श्रृंगार परक काव्य क्या है? प्रेम और सौंदर्य की कविता को ही श्रृंगार परक काव्य कहा गया है। अब इसके हम बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। परंपरा का अनुसरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम आदि पर कविताएं लिखी। उन्होंने श्रृंगार रस, प्रेम रस की भावना को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो उन्होंने परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, इन सबको श्रृंगार परक काव्य में अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाया है और श्रृंगार रस का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनके प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं? प्रेम सरोवर, प्रभा वर्णन, वैदेही वनवास, प्रेम ततरंग। इन सभी रचनाओं में प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम और विरह का बहुत सुंदर वर्णन है। भारतेंदु ने राधा कृष्ण के प्रेम को भी चित्रित किया और मनुष्य के प्रेम को भी बहुत ऊंचाई दी है। कवि घनानंद का संदर्भ। कठिन प्रेम मार्ग की चर्चा की गई है जिसे कवि घनानंद ने अपनाया था। यह प्रेम रास्ता तलवार की धार जितना कठिन माना गया है। भारतेंदु जी का क्या दृष्टिकोण रहा था? भारतेंदु जी ने अपने ग्रंथ प्रेम सरोवर में प्रेम की गहराई और कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में आपको कविता दी गई है। प्रेम सरोवर की यही तीरथ विधि परमाना, लोभ बंध को प्रबली हेतु तिल तिल प्राणा, अति सूधन लोभ नति रेख अति तिज्य अति दूर, प्रेम कठिन सब सौ सदा नित एक रस भरपूर। इसका अर्थ है प्रेम पाने का तरीका बहुत कठिन है। इसमें लालच, मोह और स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं। सच्चा प्रेम त्याग और गहराई से भरा होता है। राधा कृष्ण के प्रेम की उन्होंने व्याख्या की। भारतेंदु ने राधा कृष्ण के प्रेम, उनके विरह, उनके मिलन, उनके भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पे आपको कविता दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसमें आपको अर्थ दिया गया है। प्रेमी को जब अपना प्रिय दिखता नहीं है तो उसे जीना मुश्किल लगता है। आंखों में आंसू, मन में बेचैनी और दिल में दर्द होता है। प्रिय की याद हर सांस में समाई रहती है। अब उनकी समाज सुधार की भावना क्या रही थी? भारतेंदु जी ने सिर्फ प्रेम की बातें नहीं की बल्कि वे ये भी कहते थे कि हमें पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर समाज में बदलाव लाना चाहिए। उनकी रचना प्रेम तरंग में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार जैसे विषयों को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं की लोक शैली को जोड़कर काव्य में विविधता लाते थे। उन्होंने लोक भाषा को अपनाया और उसे सुंदर कविता में पिरोया। भारतेंदु जी ने अपने समय की परंपराओं को नकारते हुए समाज में प्रेम, त्याग, लोक भाषा और सामाजिक सुधार को जगह दी। उनकी श्रृंगार पूरी कविताओं ने न केवल प्रेम की भावनाएं दिखती है बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी दिखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में राजभक्ति, देश प्रेम और राजा के प्रति निष्ठा की भावनाएं भी दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए ये जो भारतेंदु जी का युग था ये मेनली अंग्रेज़ों के टाइम का युग था। ठीक है, कि जब अंग्रेज़ी शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उससे पहले के काल को रीतिकाल के नाम से हम जानते ही हैं, जिसमें राजा के बारे में दिखाया जाता था कि राजा कैसे भोग विलास इन सब चीज़ों में मग्न रहते थे। तो उस टाइम, उससे पहले भारतेंदु जी से पहले की कविता उन चीज़ों पे निहित थी। लेकिन उसके बाद की जो कविताएं हैं, भारतेंदु जी ने पहले भक्ति परक कविताएं लिखी, फिर उन्होंने श्रृंगारिक कविताएं जिसमें प्रेम और सौंदर्य के बारे में बताया गया। भक्ति परक में उन्होंने भक्ति को जोर दिया, परंतु वो मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों या अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। अब देखिए भारतेंदु जी ने कविताओं के माध्यम से राजा की भक्ति को भी दिखाया, देश प्रेम को दिखाया, राजा के प्रति निष्ठा को भी उन्होंने दिखाया है। अब देखिए आधुनिक कविताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी कविता का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपका आता है और आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि भारतेंदु को आधुनिक हिंदी कविता का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर बहुत प्रभावशाली कविताएँ लिखी हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। राजभक्ति, देश और राजा के प्रति निष्ठा। भारतेंदु जी की वे कविताएं जिनमें उन्होंने ब्रिटिश राज, भारतीय राजाओं, रानियों और सम्राटों के प्रति भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें राजभक्ति की कविताएं कहा जाता है। क्योंकि ये जो पीरियड था भारतेंदु जी का, ये कौन सा पीरियड था? ये आपका 1857 के बाद के जो पीरियड था जिसमें अंग्रेज़ी शासन स्टार्ट हो गया था, वो वाला पीरियड है। तो इसमें
ब्रिटिश राज आ ही गया है तो उनके बारे में कोई भी चीज़, कोई भी हम कविता, नाटक वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो हम उस समय की समस्याओं को देखते हुए या उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही है उन सब चीज़ों को देखते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो उस समय जब भारतेंदु जी का पीछे समय काल था, उनका जो पीरियड था, उस टाइम पे जो था हमारा ब्रिटिश राज चल रहा था, तो वहीं पे उस टाइम की क्या समस्या थी, राजा रानी के साथ के राजा रानियों के साथ, मतलब राजा रानियों के बिहेव कैसा था, मतलब किस तरीके की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं चल रही थी उसके बारे में ही उन्होंने लिखा था। ठीक है, और किस तरीके से राजाओं के प्रति उनकी निष्ठा थी, देश के प्रति उनकी निष्ठा थी, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह को पत्र किया जिसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा पर चिंता जताई। 1869 में उन्होंने श्री राजकुमार सुखवासन पर एक कविता लिखी जिसमें उनके गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ कविताएं लिखी हुई है। राजकुमार सुखवासन की कविता में कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे आप कविता पढ़ लीजिएगा, उसका अर्थ भी दिया गया है। यह कविता एक राजकुमार की सुंदरता और कोमलता का वर्णन करते हैं। उनके नेत्र बहुत आकर्षक है, उनके पैर कमर के पंखों जैसे कोमल है। फिर यहाँ पे आपको दूसरी कविता दी हुई है 1870 में प्रिंस ऑफ एडिनबरा के भारत आने और फिर उनकी बीमारी 1874 में विवाह और 1875 में भारत यात्रा पर भारतेंदु जी ने एक और कविता लिखी है। ठीक है, यहाँ पे ये कविता आपकी इसका अर्थ है। इस कविता में भारतेंदु जी ब्रिटिश राजकुमार की भारत यात्रा पर खुशी जाहिर कर रही है और उन्हें एक भाग्यशाली राजा बता रहे हैं। तीसरी कविता आपको यहाँ पे दी गई है, भारत की दयनीय स्थिति को समझने के प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है। इस कविता में कहा गया है कि भारत की जनता राजकुमार के दर्शन को धन्य मानती है, उनके साथ उसके आए ब्रिटिश शासक का चेहरा डरावना, लोग भयभीत हैं। भारतेंदु पर आरोप और उनका खंडन। भारतेंदु की इन कविताओं के कारण कुछ लोगों ने उन पर ब्रिटिश राज का समर्थक होने का आरोप लगाया, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। भारतेंदु जी पे लोगों ने आरोप भी लगाया कि वो क्या करते थे, ब्रिटिश राज का समर्थक थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह लिखते हैं कि भारतेंदु कभी अंग्रेजों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, उन्हें जब अवसर मिला तो उन्होंने ब्रिटिश नीति का विरोध भी किया है। वे एक राजघराने के सदस्य थे, इसलिए राजा रानी के लिए सम्मान दिखाना उनकी क्या था, परंपरा का हिस्सा था। भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना भी की है, लेकिन उन्होंने सीधा टकराव नहीं किया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विरोध करना क्या था, आसान नहीं था। क्योंकि 1857 के बाद जब इंडिया के लोगों ने लड़ाई की थी, इतनी ज़्यादा, आपको बताया, स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाता है स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अंग्रेज़ों ने भाग लिया था, लेकिन अंग्रेज़ हार चुके थे। तो फिर पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले, उसके बाद कौन आ गया था, उसके बाद ब्रिटिश का ही एकदम पूरी तरीके से शासन स्टार्ट हो गया था। तो उनसे लड़ाई करना, अब सीधी तरीके से विरोध करना, ये बहुत उतना आसान बात रह गई नहीं थी। ठीक है, अब भारतेंदु के राजभक्ति कविताओं में क्या है, राजाओं के प्रति सम्मान है, ब्रिटिश राज की स्थिति को समझने की कोशिश की गई है। यह कहना गलत होगा कि वे अंग्रेज़ों के समर्थक थे। ठीक है, वे अपने समय की सीमाओं में रहते हुए साहित्य के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कविता उनके समय के ब्रिटिश शासन की नीतियों पर चर्चा की गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो समय काल रहेगा उसी के अनुसार कविताएं लिखी जाएगी। तो ब्रिटिश शासन की नीतियों पर क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। वो साहित्य के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहते थे, लेकिन वो ब्रिटिश के समर्थक नहीं थे, लेकिन लोगों को ये लगता था कि वो ब्रिटिश के समर्थक है, जिससे लोग उनका विरोध भी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जब उन्हें समय मिला तो उन्होंने जब उनको इस तरीके से उन्होंने रचनाएं भी की है कि जिससे कि वो ब्रिटिश का विरोध दिखा गई है अपने कविताओं के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए 1857 से पहले की अंग्रेजों की नीतियाँ क्या क्या थी। 1857 से पहले अंग्रेज भारत को सिर्फ लूटने और अपना फ़ायदा देखने के लिए देख रहे थे। उनके लिए राजा, किसान, स्त्री, पुरुष सभी बस शोषण के साधन थे। लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद हालात बदले। ब्रिटिश हुकूमत को एहसास हुआ कि जनता को सीधे लूटना अब आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी नई रणनीति अपनाई। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया था कि हम सीधे तरीके से नहीं लूट सकते। तो 1858 की महारानी की क्या घोषणा थी, ब्रिटिश सरकार ने 1858 की घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया हमारे अच्छे इरादे हैं, अब से कोई भी बिना जांच पड़ताल के दंडित नहीं किया जाएगा, धर्म, शिक्षा आदि में सभी भारतीयों को बराबरी मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब देखिए, इस घोषणा से लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि अब शासन में न्याय और सुधार होंगे। भारतेंदु जी का क्या दृष्टिकोण है, तो देखिए, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने नीतियों और सुधार को लेकर अपनी रचनाओं में उन्होंने राय दी। उन्होंने बताया कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो आदि ब्रिटिश शासकों ने भारत में कई सुधार तो किए, लेकिन उनका असली उद्देश्य भारत को नियंत्रित करना ही था। ठीक है, अब देखिए, सुधार तो किए, लेकिन उनका रियली में क्या था मेन मोटिव, कि भारत को नियंत्रित करना। लॉर्ड लॉरेंस से लॉर्ड रिपन तक, लॉर्ड लॉरेंस का टाइम दिया गया आपको 1864 से 1869 तक। उन्होंने भारत में ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, नई तकनीकें लाने का
प्रयास किया। लॉर्ड मेयो ने 1869 से 1872 में और लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 में इन्हें भारतेंदु ने अपनी कविताओं में प्रशंसा दी क्योंकि उन्होंने कई सुधार किए। जैसे ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में उन्होंने क्या किया है, भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, जैसे किसानों की मदद की है, स्थानीय सरकारों को अधिकार दिलाना, भारतीयों को शिक्षा बोलने की आज़ादी देना। ठीक है, तो कौन थे वो गवर्नर? लॉर्ड रिपन। उनका समय पीरियड क्या था? टाइम पीरियड 1880 से 1884 तक। अब देखिए भारतेंदु जी की कविता जो उन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा करते हुए लिखी है कि जय 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 रिपन प्रबल भारत हितकारी, धर्म सत्य पर उपकार जन लोक विचारे, जग दुख स्वार्थ कर सागर दुख नाशक, भूत पितर जन पर पीड़ित धन जन दया प्रकाशक। इस सरल अर्थ क्या है इसका? भारतीय कल्याण के लिए रिपन महान है, वे धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और सबके लिए दया दिखाते हैं। भारतेंदु जी की आलोचना देखिए कि भारतेंदु जी यह भी कहते हैं कि लॉर्ड रिपन से पहले के सभी शासक जो थे भारत को सिर्फ लूटते रहे, उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब इसका मतलब देख लीजिए, भारत के लिए असली सुधार रिपन के साथ ही आया, बाकी सब तो बस नाम के ही थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमने देखा ना कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। लॉर्ड रिपन ने किसानों की मदद की, स्थानीय सरकार को अधिकार दिलाना, भारतीयों को शिक्षा बोलने की आज़ादी देना, और भी कई काम किए थे जो कि इसमें अभी मेंशन नहीं है। अब देखिए, लॉर्ड लिटन की उन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, लॉर्ड लिटन की आलोचना की थी भारतेंदु ने। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड हेस्टिंग्स की आलोचना की। उन्होंने बताया कि लिटन ने भारत में ज़बरदस्ती की नीतियाँ चलाई, उनके समय में क्या पड़ा? अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए, इसके बावजूद सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है, कविता आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिटन की नीतियाँ भारत पर बोझ थी, वे अकाल और युद्ध का कारण बने और उनके शासन में सिर्फ दुख ही मिला। ठीक है, वो अकाल और किसका कारण बने? युद्ध का कारण बने और उनके शासन में लोगों को सिर्फ दुख ही मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साफ तौर पर ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की, लेकिन जहां उन्हें सुधार दिखे, जैसे लॉर्ड रिपन के समय में, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की है। उनकी कविताएं उस समय के समाज, राजनीति और शासन की सच्ची झलक देती है। अब देखिए देशभक्ति के बारे में, भारतेंदु की देशभक्ति की क्या भावना रही है। ठीक है, देशभक्ति की, राजभक्ति की, राजा रानी के प्रति क्या बिहेव रहे हैं। ठीक है, ये सब। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1858 से 81 तक की रणनीति, राजनीति और जनता की स्थिति को देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने भारत की गरीबी, पीड़ा, भुखमरी, दुखों को बहुत करीब से क्या किया था? महसूस किया था। उन्हें यह बात बहुत दुख देती कि अंग्रेज सरकार के कारण भारतीय जनता तक सुधार नहीं पहुंचा पा रहे थे। डॉक्टर शिव कुमार के अनुसार, अब देखते हैं डॉक्टर शिव कुमार के अनुसार, भारत की राजभक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें देश की पीड़ा, असहायता और संघर्ष का भाव ना हो। केवल उनकी प्रशंसा या नाम के लिए राष्ट्र प्रेम जताना सच्ची देशभक्ति नहीं है। सच्ची देशभक्ति वह है जो समाज के दुख और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए। अब देखिए भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था, तो देखिए भारतेंदु जी का उद्देश्य, उन्होंने अंग्रेजों के शासन में चल रहे शोषण और अन्याय को उजागर करने के लिए अपनी रचनाओं का प्रयोग किया। जो भी शोषण चल रहा, अन्याय चल रहा, उनको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से दिखाई। भी सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजी शासन की सच्चाई को जनता के सामने लाने का क्या किया था? कार्य किया था। ठीक है, अब देखिए कविता विषय वैषम्य वैजयंती 1884 में यह कविता है। भारतेंदु ने इस कविता में भारत की दुर्दशा का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। ये देखिए भारतेंदु ने इस कविता में भारत की, एक मिनट, भारतेंदु जी ने इस कविता में भारत की दुर्दशा का बेहद मार्मिक चित्रण किया। उन्होंने लिखा है कि भारत की जनता भूखी या पीड़ित है, जबकि अंग्रेज केवल शोषण में ही लगे हैं। ठीक है, अब देखिए कविता दी गई है, उसका यहाँ पे अर्थ आपको दिखाया दिया है। ये जो समुद्र पार है, सब यह रोटी उठावत, विदेश से आए लोग, अंग्रेज यहाँ की रोटी लूट कर ले जा रहे हैं। भारत के नाश की चिंता केवल भारतीयों को ही है। भारत के अंदर दुख और पीड़ा फैली है, ये सारा दुख भारतवासियों को झेलना पड़ रहा है। अंग्रेजी अस्पताल और उनकी आर्थिक नीतियाँ दिखावे के लिए है। भारत की जनता को युद्ध काल और शोषण ही मिला है। ठीक है, नए जमाने की मुखबिर, यह कविता भारत में हो रहे सामाजिक बदलाव को दर्शाती है। भारतेंदु जी कहते हैं अब अंग्रेज खुलकर नहीं लूटते बल्कि चालाकी से लूटते हैं। अब उन्होंने अपना लूटने का तरीके में ही चेंज किया, लूटना चेंज नहीं किया बट लूटने के तरीके में चेंज कर लिया कि अब वो चालाकी से लूटने लगे। अब देखिए फिर कविता है कि भारत भारत सब रस चूसी, भारत का सारा रस संपत्ति साधन निचोड़ लिया गया है। ईंधन के तन मन धन मूर्ति, हर घर के व्यक्ति का शरीर मन और धन बर्बाद हो गया है। अंग्रेज बड़े चालाक है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, वह खुद को सज्जन दिखाते हैं लेकिन असल में अंग्रेज ही हैं। भारतेंदु ने औपनिवेशिक शासन की सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने
अंग्रेज दिखावे में सुधार करते थे लेकिन असल में शोषण करते थे। वो दिखावे में तो सुधार करते थे कि हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो असल में करते क्या थे, शोषण ही करते थे। अब वे लूटने के लिए हथियार नहीं बल्कि चालबाजी और नीतियों का ही प्रयोग करते थे। राष्ट्रीय चेतना के बारे में पढ़ेंगे। विषय गुणी वैषम्य विजयंती की कविता को राष्ट्रीय चेतना का उदाहरण माना गया है। भारतेंदु ने अपने लेखन में अंग्रेजों की झूठी नीतियों और चालाकियों का पर्दाफाश किया। उनके लेखन में भारतीयों को अपने गौरव इतिहास की याद दिलाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविताओं और लेखों के जरिए अंग्रेजों के अन्याय और शोषण का विरोध किया। उन्होंने लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम किया। उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं थी बल्कि समाज के लिए भी एक आवाज़ थी। अब देखिए भीम अर्जुन नकुल सहदेव की याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा का वर्णन करने लगते हैं। यहाँ बताया गया है कि भारतेंदु ने महाभारत के वीरों भीम अर्जुन आदि की याद दिलाते हुए भारत की वर्तमान दुखद स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई देशभक्त नहीं होना चाहिए जो भारत की सच्ची हालात को सामने लाने से डरे। 22 सितंबर 1882 को भारतीय इंस्टीट्यूट के एक विशेष समय भारतेंदु ने एक कविता सुनाई थी। इस समय में भारतेंदु ने यह कविता सुनाई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कविता है, आप पढ़ लीजिएगा। उसका मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भारतवासी अपने देश की असली भावना से जुड़ा है वही भारत की हालात देखकर दुखी होता है, क्योंकि अब देश में स्वदेशी देशी भावना या सुख नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसे, और इसका मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, हाय भारत की भूमि हर तरीके से दुखी हो गई है। स्वदेश का कोई भी व्यक्ति अब एक दूसरे की मदद नहीं करता। पहले भारत में शेख जैसी आवाज़ गूंजती थी, जिसे सुनकर विदेशी अंग्रेज भी चौंक जाते थे, लेकिन अब हालात यह हो गई कि सिर्फ लोग नौकरी के लिए सेवक बनने के लिए सोचते हैं। अब देखिए 1857 के संग्राम पर भारतेंदु जी के क्या राय थे। भारतेंदु जी ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई को सही ठहराया और लिखा, कविता के माध्यम से लिखा है। उसका मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों ने जो बलिदान दिया है वह महान था। उन्होंने बिना डरे सिर कटा दिया और आंख तक नहीं झपकाई। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु जी मानते थे कि 1857 की क्रांति गलत नहीं थी। उन्होंने अंग्रेज लेखकों की यह बात नकार दी कि यह केवल सैनिकों की नाराज़गी थी। भारतेंदु जी ने इसे राष्ट्रीय संघर्ष कहा। यह भारतीयों का अपना स्वाभिमान था। अब देखिए भारतीयों की दयनीय स्थिति और कारण। भारतेंदु जी ने एक और कविता के माध्यम से भारत की दुखद हालत और उसके कारण बताए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ लीजिएगा ये भी कविता। ठीक है, फिर उसका मतलब भारतवासी अब अपने गौरव धर्म और देश का सम्मान भूल गए हैं। राजा लोग भी कमज़ोर हो गए हैं। जनता आपस में लड़ रही है। कोई कला या ज्ञान नहीं सीखता। लोग सिर्फ पेट भरने के लिए जीते हैं, जानवरों जैसे जीवन जी रहे हैं। भारत का धन विदेश चला गया है। जब सब कुछ समान हो जाता है तो अंधकार छा जाता है। सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखाई देती। जो व्यक्ति विदेश की चीज़ों पर निर्भर हो जाए वह कभी कुछ नहीं कर सकता। भारतेंदु जी ने कहा, भारत की वर्तमान बुरी स्थिति का कारण देशवासियों की मूर्खता, आलस्य, आपसी फूट, आत्मसम्मान की कमी और विदेशी चीज़ों की अंधी नकल है। देशवासी अब केवल वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं। उनका मन, शरीर और आत्मा सब गुलाम हो गए हैं। ये भारतेंदु जी कहते हैं। अब हम सबको तो पता ही है कि उस टाइम पे भी क्या था, लोग आपस में ही फूट है, लोगों में आलस है, लोगों में अक्ल की थोड़ी कमी है, मूर्ख लोग हैं। ठीक है, जो विदेशी चीज़ों पे लोग, जो हम आज के टाइम में भी क्या करते हैं, विदेशी चीज़ों को लेके ज़्यादा ही उनकी तरफ बढ़ गए हैं। तो वैसे उस टाइम पे भी लोग विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे थे, जिससे उन्हीं का प्रॉफिट हो रहा था और हम लोगों का नुकसान ही हो रहा था। अब देखिए अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा, जिसे ज्ञान नहीं, सम्मान नहीं, उपयोग नहीं, उसका उनका कोई काम नहीं है। भारतेंदु जी का कथन है। आप इस टाइप के लाइन अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में ऐड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव, आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत की हालत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने अंग्रेजी राज को भारत की दुर्दशा का कारण बताया। ठीक है, भारत की दुर्दशा का कारण क्या है, अंग्रेजी राज। 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम बताया। उन्होंने भारत के लोगों की कमजोरी, आलस्य और विदेशी नकल की मानसिकता की आलोचना की। उन्होंने भारतीयों से आत्मगौरव, शिक्षा और स्वदेशी भावना अपनाने की अपील की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचार और उनके समय में हुए समाज सुधार और नवजागरण, नई जागरूकता के बारे में बताया गया है। विदेशी माल और देश की स्थिति पर भारतेंदु जी की राय है कि भारतेंदु जी क्या लिखते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तरीके की लाइन आप रट लीजिएगा अपने आंसर में, आंसर फॉर्म करते वक्त। किसी को कोई चिंता नहीं है, विदेशी माल इस्तेमाल किए बिना मानो इनका कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भारतेंदु जी ने लिखा था। इसका मतलब है लोगों को अपने देश की चीज़ों से कोई लगाव नहीं रह गया। वे बिना विदेशी वस्तु इस्तेमाल किए जैसे काम ही नहीं कर सकते थे। यह भारत की दुखद स्थिति को दर्शाता है। भारत की हालत के कारण उन्होंने बुरी दशा के कई कारण बताए। अंग्रेजों का शासन भारत पर कब्जा करके देश को कमज़ोर कर दिया। जनता की बुरी आदतें जैसे धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, सामाजिक बुराई, ठीक है, आलस्य और दिखावा, लोग मेहनत नहीं करना चाहते और दिखावे में लगे रहते हैं। गलत मान्यताएं जैसे झूठी इज्जत और जात पात की भावना, ये सब तो हमारे समाज में हमेशा से ये बुराइयाँ चली आ रही है
और आज के टाइम में भी ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में व्याप्त है। हम कह रहे हैं कि हम आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी भी हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां देखने को हमें मिल जाती है कि धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास जैसे सामाजिक समाज में कितनी ज़्यादा बुराइयां हैं, जात पात। ठीक है, चलिए। भारत हिंदू इन बुराइयों का मजाक उड़ाते हैं और लोगों को सुधारने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कविताएं आम लोगों की आंखें खोलने वाली होती है। भारत हिंदू की राजनीतिक समझ क्या है? भारत हिंदू जी ने साफ कहा है कि भारत की स्थिति ब्रिटिश शासन की वजह से है और हमें इसे निकलना होगा। वे देशवासियों को एकजुट होने और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, समाज सुधार और नवजागरण। पश्चिमी सोच का प्रभाव। जब भारत में पश्चिमी देश से संपर्क हुआ तो पश्चिम बंगाल में नए विचारों की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर विद्यासागर जैसे महान लोगों ने समाज की बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा की कमी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 से ब्रह्म समाज बनाया, सुधारों की नींव रखी। बाद में विद्यासागर ने विधवा विवाह, बालिका शिक्षा, स्त्री अधिकारों आदि के लिए काम किया। इन विचारों का प्रभाव भारत हिंदू पर भी पड़ा। उन्होंने हिंदी क्षेत्र में समाज सुधार का झंडा उठाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है हमारा जो नया टॉपिक है, समाज सुधार और नवजागरण। भारत हिंदू जी अब इस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि पहले उन्होंने भक्ति पर काव्य लिखे। ठीक है, भक्ति से रिलेटेड उन्होंने जो चीज़ देखी उसके बारे में लिखा। फिर श्रृंगारिक काव्य लिखे, प्रेम के बारे में, प्रकृति के बारे में, सौंदर्य के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने समाज सुधार के बारे में कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयां व्याप्त हैं, उन सब के बारे में वो लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे समाज क्या हो सके, अवेयर हो सके। ठीक है, जैसे सती प्रथा कितनी बड़ी बुराई थी, है ना, बाल विवाह हो गई, स्त्री शिक्षा की कमी, इन सब के बारे में भारत हिंदू जी ने लिखना शुरू किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया, सुधारों की नींव रखी। बाद में विद्यासागर ने विधवा विवाह, बालिका शिक्षा, स्त्री अधिकारों आदि के लिए काम किया। इन विचारों का प्रभाव भारत हिंदू पर भी पड़ा। उन्होंने हिंदी क्षेत्र में समाज सुधार का क्या किया था, झंडा फहराया। ठीक है, अब देखिए भारत हिंदू की समाज सुधार देने वाली कविताएं और नाटक। भारत हिंदू जी ने कविताएं तो लिखी है, साथ में उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। भारत हिंदू जी ने अपने नाटक और कविताओं के जरिए समाज सुधार का संदेश दिया। उन्होंने दुष्प्रथा और जज्बों की परंपराओं के खिलाफ लिखा। स्त्री शिक्षा और शक्ति पर कविता। ठीक है, अब देखिए जैसे जो स्त्री भगवान विष्णु जैसे भक्ति करती है वह शहिका मीन्स शक्ति है। जो शिव जैसे शक्ति रखती है वह सच्ची स्त्री है। स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। भारत हिंदू जी ये कविता लिखकर स्त्रियों की शक्ति और समानता को बताया। विद्यासागर का उन्होंने समर्थन करते हुए बोला है, भारत हिंदू जी ईश्वर विद्यासागर से प्रभावित थे। विद्यासागर ने विधवा विवाह को सही बताया, इसके लिए शास्त्रों से प्रमाण दिए। भारत हिंदू जी ने अपने नाटक वैदिक हिंसा न भक्ति में भी यह विषय उठाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उसका अर्थ है, यदि मर जाए, सन्यासी बन जाए, नपुंसक हो जाए, भाग जाए या पतित हो जाए तो पत्नी का दूसरा विवाह हो सकता है। यह श्लोक भारत हिंदू जी ने शास्त्रों से प्रमाण के तौर पर लिया। नए जमाने की मुख्य पृष्ठ कविता। भारत हिंदू जी ने नए जमाने की महिलाओं के समर्थन में यह भी लिखा है कि समाज में नवजागरण की लहर लाने की कोशिश की है। अब देखिए एक तरीके से हम समझ सकते हैं भारत हिंदू केवल कवि नहीं हैं, वे समाज सुधारक, जागरूक और विचारक भी थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंधविश्वास, विदेशी माल के अंधाधुंध प्रयोग जैसे समस्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने राष्ट्र की एकता, चेतना और आत्मगौरव के लिए साहित्य को मजबूत माध्यम बनाए। निष्कर्ष के तौर पर अभी तक हमने जितना पढ़ा आप ये देख लीजिए, समराइज़ किया गया है कि वो केवल कवि नहीं थे बल्कि समाज सुधारक और जागरूक विचारक भी थे। उन्होंने कितनी सारी बुराइयों पे काम किया है, समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। ठीक है, और साहित्य को एक मजबूत माध्यम बनाया, किस चीज़ के लिए, राष्ट्र की एकता, चेतना और आत्मगौरव के लिए। भारत हिंदू हरिश्चंद्र के काव्य विचारों पर आधारित है। इनमें उनकी कविताओं के अंश और उनके समाज सुधार संबंधी विचार दिए गए हैं। सुंदर वाणी और सच्चा ज्ञान, समाज सुधार संबंधी विचार दिए गए हैं। अब हम देखते हैं, पहले है हमारा सुंदर वाणी और सच्चा ज्ञान। सुंदर वाणी कहिए सुभाषे, विद्या ज्ञान सो प्रेम बढ़ाओ। भारत हिंदू जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मीठी और मधुर भाषा में बात करता है वह सच्चे ज्ञान को फैला सकता है। सच्चा सज्जन वह है जो गुणी और विद्वान हो। केवल विद्या होना काफ़ी नहीं, उसमें दयालुता, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। धर्म में कैसे समाज को गुमराह किया, इस हिस्से में एक पात्र कहता है कि धर्म ने समाज को कैसे गलत दिशा में डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे कविता है, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। कुरीतियों का विरोध और शिक्षा पर जोर। भारत हिंदू जी ने समाज की बुराइयों का भी विरोध किया था, कुरीतियों का विरोध किया था, छुआछूत, बाल विवाह, जातिवाद, विदेश यात्रा पर रोक, मूर्ति पूजा में अंधविश्वास आदि। उन्होंने कहा कि हमें इन बातों का विरोध करना चाहिए, तभी समाज में क्या होगा, सुधार आएगा। शिक्षा और भारतीय भाषा पर भारत हिंदू जी के विचार थे। उन्होंने शिक्षा
और अपनी भाषा हिंदी को बहुत ज़रूरी बताया। अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी शिक्षा की जगह भारत पर राज किया। 1835 से अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। 10,000 छात्रों को अंग्रेज़ी शिक्षा दी गई। इससे भारत के लोग अंग्रेज़ी की ओर झुकने लगे और अपनी भाषा से दूर हो गए। ठीक है, देखिए जब अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ों ने अपनी चीज़ों को ही बढ़ावा दिया था, इंग्लिश पे ही बढ़ावा देने लगे थे वो लोग। तो इससे क्या होने लगे थे, जो लोग थे अंग्रेज़ी की तरफ झुकने लगे थे और अपनी भाषा से ही दूर होने लगे थे। ठीक है, अंग्रेज़ी की अंधी नकल और भारतेंदु का विरोध। उन्होंने अपने अंग्रेज़ी की अंधी नकल और भारतेंदु जी ने उस पर विरोध करते हुए लिखा। भारतेंदु जी कहते हैं कि अंग्रेज़ी की उन्नति का कारण उनकी भाषा और मेहनत है, ना कि सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा। ठीक है, अगर हम भी अपनी भाषा में शिक्षा लें और मेहनत करें तो हम भी उन्नति कर सकते हैं। कि भाषा खाली एक माध्यम है हमें ज्ञान अर्जित करने का। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने कोई आप भाषा सीखी है तो आप शिक्षित नहीं है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में इस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया गया है कि अंग्रेज़ी भाषा आना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं तभी आप क्या है, एक अच्छे ज्ञानी इंसान है कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनी भाषा के माध्यम से भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भाषा क्या है, भाषा एक बस माध्यम होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें और समझ सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और किसी एक भाषा को इतना बढ़ा नहीं देना चाहिए कि दूसरा इंसान अगर उसे वो चीज़ नहीं आती तो वो उसको छोटा महसूस करे या उसे छोटा महसूस कराए। फिर ये चाहे कोई भी भाषा में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी की उन्नति के लिए आत्मविश्वास। भारतेंदु जी मानते हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने से ही भारत का क्या होगा, विकास होगा। फिर उन्होंने कविताओं के माध्यम से बताया। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ये समझा रहे हैं कि धर्म के नाम पर फैली कुरीति समाज को खोखला कर रही थी। हमें सच्चे ज्ञान, समानता और शिक्षा की ओर लौटना होगा। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी में शिक्षा लेनी चाहिए। अंग्रेजी की अंधी नकल ना करें बल्कि अपनी संस्कृति को समझे और आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब देखिए भारत की भाषा का सम्मान करो। मुख्य बातें क्या है, इसे भाषा का सम्मान करो, कुरीतियों का विरोध करो, सच्चे ज्ञान और शिक्षा को अपनाओ, अपनी भाषा और संस्कृति से प्यार करो। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र कविता उनके योगदान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई। अब यहाँ पे आपको कविता दी गई है, उसकी व्याख्या अगर कविता आप पढ़ के ठीक है उसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगर अंग्रेज़ी का ज्ञान ना हो तो तार टेलीग्राम से क्या खबर आई नहीं जान पाएंगे। रेल कहाँ से चलती है और कहाँ जा रही है पता नहीं चलेगा। तो कैसे चलती है कैसे सीखे, बिना ज्ञान के। भारी कपड़े और कागज़ कहाँ बनते हैं कैसे बनते हैं यह भी हम नहीं जान पाएंगे। किताबें कहती है ज्ञान तो, लेकिन बिना भाषा ज्ञान के कैसे समझेंगे। फ़ोटो कैसे खींचा जाता है, कैसे किसी की छवि बनती है, ये सब समझ से भाग होगा। और बिना मिलने के ही कैसे मनुष्य के रूप को समझ सकते हैं। मतलब भारतेंदु जी कहना चाहते हैं कि अगर अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान, तकनीक, समाज और दुनिया की ज़रूरी बातें समझना मुश्किल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि भारतेंदु जी किसी चीज़ के विरोध नहीं थे। अगर हम किसी चीज़ को ज्ञान पाना चाहते हैं, अगर वही माध्यम, तो हमें वो चीज़ सीखना चाहिए, पर उसको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देना चाहिए कि उसकी वजह से हम बाकी चीज़ों को, अपनी ही मातृभाषा को हम छोटा समझने लगे। ठीक है, अब जब वहाँ पे सारे काम इंग्लिश में ही होते थे, ठीक है, तो सरकारी काम या कोई चीज़ इंग्लिश में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, कि हम उस चीज़ को कर सकें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसकी वजह से आप किसी को छोटा महसूस कराएं कि नहीं ये भाषा बड़ी है। बिकॉज भाषा इज़ जस्ट ओनली फॉर कम्युनिकेट। ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, बस इतना ही तो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो उसका कोई काम भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु जी के योगदान और उसका महत्व क्या है। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र सिर्फ कवि या लेखक नहीं थे, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक लेखक भी थे। उन्होंने अपने समय के समाज में हो रही बुराइयों, समस्या, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के जरिए समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है। भारतेंदु के साथ कई लेखक जैसे बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण गोस्वामी आदि भी जुड़े थे। इन सभी से मिलकर पत्रिकाओं, लेखों, नाटकों, कविताओं, बहसों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाई है। अब देखिए भारतेंदु के कई साथ भारतेंदु का लेखक बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण गोस्वामी आदि भी जुड़े थे। इन सभी ने मिलकर पत्रिकाओं, लेखों, नाटकों, कविताओं, बहसों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाई है। भारतेंदु की प्रमुख सामाजिक बातें थी। उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों पर हमला किया। चाहते थे कि हर भारतीय पढ़े लिखे और जागरूक हो। उन्होंने शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के पालन पोषण और स्वदेशी आंदोलन की भी वकालत किया। उनका मानना था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने हिंदी को आगे लाने में भी बहुत योगदान किया है। अब हम इसका सारांश देख लेंगे।
ठीक है, शॉर्ट में हम इसे समझ लेंगे कि अगर हम पूरा अध्ययन का सार देखें तो साफ पता चलता है कि भारतेंदु जी केवल एक कवि ही नहीं थे बल्कि एक सच्चे देशभक्त और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने देशभक्ति, समाज सुधार, लोक संस्कृति और भाषाई चेतना को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। उनकी कविताएं जनता के दुख, दर्द, आशा, निराशा और उम्मीदों को उजागर करती है। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा का साहित्य की भाषा बनाया और उसकी योग्यता को दिखाया है। अब इसका इनका भाषाई दृष्टिकोण देख लीजिए। भारतेंदु की भाषा में सरलता, मिठास और समझने में आसानी है। वे मानते थे कि अपनी भाषा को अपनाने से ही समाज और देश मजबूत था। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं का सम्मान दिया। और निष्कर्ष देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य, समाज, पत्रकारिता, भाषा और शिक्षा हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। वे नई चेतना, नई सोच और बदलाव के अग्रदूत थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें देश, समाज और भाषा के प्रति प्रेम और जागरूकता सिखाती है। इसी के साथ हमारी ये वाली इकाई जो है भारतेंदु जी के बारे में ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसे क्या किया है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है, ताकि अगर आपको यूज़फुल हो तभी आप आगे देखें। ये आपकी जो पूरी बुक है, आप एमए की जो बुक है उसी को इजी वे में इसे समझाया गया है। ठीक है, इजी वे में इसको मैंने हर एक पेज को क्या किया है, इसे इजी वे में कोशिश की गई है कि आपको मैं बताऊं। ठीक है, तो अगर आप एक बार इसे रीड करेंगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू। if you find it useful, so please do like, share and comment. Thank you.